हेलो बच्चों, इससे पहले हमने दो बैलों की कथा का पहला भाग पढ़ा था, जिसमें मुंशी प्रेमचंद ने गधे की तुलना ऋषि मुनियों से की है और उन्होंने उसको ऋषि मुनियों के समकक्ष बताया है, क्योंकि वह सुख दुख हानि लाभ में समभाव रहता है और चुपचाप अत्याचारों को सहता रहता है। इसी तरह से उन्होंने भारतीयों को भी इसके ही समकक्ष बताया है, क्योंकि भारतीय भी अंग्रेज़ों के अत्याचारों को चुपचाप सहन कर रहे थे और उसका विरोध नहीं कर रहे थे। किंतु साथ ही साथ जापान की मिसाल देख करके उन्होंने भारतीयों में क्रांति की भावना उत्पन्न करने की कोशिश की है। इसके बाद उसमें पात्र दिखाए हैं झूरी और हीरा और मोती, जो उसके दो बैल हैं और झूरी उनका मालिक है। उनमें किस तरह से घनिष्ठता है, भाईचारा है और वो किस तरह से अत्याचारों का विरोध करते हैं। उन्हें अपनी स्वतंत्रता प्रिय है। जब उन्हें गया के घर भेज दिया जाता है तो वो किस तरह से वहाँ पर से बंधन छुड़ा करके वापस झूरी के पास आ जाते हैं। आगे के भाग में गया उन्हें फिर से वापस अपने गांव ले आता है और उनके साथ बुरा व्यवहार करता है, उन्हें मारता पीटता है और सूखा भूसा खाने को देता है। दोनों बैलों को लगता है कि जब वो अपने मालिक झूरी के यहाँ थे तो उनका ऐसा अपमान कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि झूरी तो उन्हें फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था और यहाँ पर दोनों को इतनी मार पड़ी और ऐसा लगा उन्हें कि उनका जो सम्मान है, उनकी जो इज्जत है, वो तो चली ही गई और उस पर उन्हें सूखा भूसा भी खाने को दिया जा रहा है। दूसरे दिन गया बैलों को हल में जोतता है, लेकिन दोनों बैल जैसे पाँव न उठाने की कसम खा लेते हैं। इस पर गुस्सा होकर के गया उन दोनों को बुरी तरह से मारता है। वह निर्दयी हीरा की नाक पर बुरी तरह से डंडे बरसाता है, जिससे मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। इस पैराग्राफ में मोती के चरित्र की एक विशेषता उजागर होती है कि वह हीरा से ज़्यादा गुस्से वाला है। जब दोनों बैलों का गुस्सा बेकाबू हो जाता है तो वो सारे बंधन तोड़ करके भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ डली होने के कारण वे फिर से पकड़ में आ जाते हैं। अब इस प्रसंग के द्वारा प्रेमचंद जी ने हमें संदेश दिया है कि हमें अत्याचार का विरोध करना चाहिए। हीरा और मोती के तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ जाते हैं कि इस वक्त उनसे मारपीट करना बेकार है। इसमें ही उनकी मसलहत है, मतलब इसमें ही उनकी भलाई है कि इस वक्त उनको मारा पीटा न जाए। गया फिर से दोनों बैलों के सामने वही सूखा भूसा डाल देता है। अब जब सब घर के लोग भोजन करने लगते हैं तो एक छोटी सी लड़कियां दो रोटियां लिए निकलती है और दोनों बैलों के मुंह में देकर चली जाती है। यह जो बच्ची है वह भैरों की बच्ची और भैरों गया का रिश्तेदार है और इस बच्ची की माँ मर चुकी है तथा जो सौतेली माँ है वह उसे बहुत तंग करती है। अब दोनों बैलों को उस बच्ची से एक तरह से आत्मीयता हो जाती है, मतलब अपनापन हो जाता है। बच्चों, इस पैराग्राफ में एक लाइन है कि उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। इस लाइन से क्या मतलब है, इस पंक्ति से क्या अभिप्राय है कि वो एक एक रोटी से उन बैलों की भूख तो शांत नहीं हो सकती थी, लेकिन जिस प्यार के, जिस अपनेपन के वो भूखे थे, वो जो भूख थी उनकी, वो शांत हो गई थी। अब यह सिलसिला चलने लगा कि दोनों दिन भर काम पर जोते जाते, उन्हें मार पड़ती और शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात के समय वही बच्ची जो भैरों की बेटी थी उन्हें रोटियां खिला जाती। लेखक कहते हैं कि प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे। प्रेम का प्रसाद कौन सा? जो बच्ची अपनेपन से, प्यार से उनको जो रोटियां देती थी, वो उसकी वजह से कमज़ोर नहीं पड़ रहे थे, दुर्बल नहीं हो रहे थे। हालांकि गया तो उन्हें खाने को क्या दे रहा था? सूखा भूसा दे रहा था। अपने नए मालिक गया के अत्याचार बढ़ जाने के कारण दोनों बैलों के मन में उसके प्रति बहुत अधिक आक्रोश या क्रोध था। मोती क्योंकि हीरा से ज़्यादा गुस्से वाला और कम सहनशील था, तो वो हीरा से एक दिन मूक भाषा में कहता है कि उससे अब ये अत्याचार नहीं सहा जाता।
इस पर हीरा उससे पूछता है कि वह क्या चाहता है, तो मोती उन सबको मारने की इच्छा जाहिर करता है, प्रकट करता है, जो उन पर अत्याचार कर रहे हैं। इस पर हीरा उससे उस छोटी लड़की का ख्याल करने के लिए कहता है, क्योंकि ऐसा करने से वह अनाथ हो जाएगी। तब मोती उसकी माँ को मारने की बात कहता है। इस पर हीरा कहता है कि औरत जात पर सींग चलाना मना है। क्या तुम यह बात भूल रहे हो? इस पंक्ति के द्वारा मुंशी प्रेमचंद ने औरतों के प्रति सम्मान प्रकट किया है और बताया है कि भारतीय संस्कृति में नारी हमेशा पूजनीय रही है। उस पर हाथ उठाना हमारी सभ्यता संस्कृति के खिलाफ है। तब दोनों बैल अपनी रस्सी तोड़कर भाग जाने की योजना बनाते हैं, लेकिन वो रस्सियाँ इतनी मोटी होती हैं कि उनके मुंह में भी नहीं आती और उनका प्रयास व्यर्थ या बेकार चला जाता है। तभी अचानक वह लड़की आती है और बोलती है कि घर के लोग तुम लोगों की नाक में नाथ मतलब नकेल डालने के बारे में बात कर रहे हैं। नाक में नकेल या नाथ डालने पर अगर पशु रस्सी तुड़ाकर भागने की सोचता है या कोशिश करता है तो उसे असहनीय दर्द होता है। ये एक तरह से जानवरों को नियंत्रण या काबू करने का तरीका है। लड़की ऐसा कहकर हीरा और मोती की रस्सी खोलकर उन्हें आज़ाद कर देती है, लेकिन दोनों बैल अपनी जगह से नहीं हिलते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो यहाँ से भाग गए तो सारा इल्ज़ाम उस लड़की पर आ जाएगा। लेकिन वह छोटी लड़की उन्हें खोलकर खुद ही चिल्ला चिल्लाकर यह शोर मचा देती है कि दोनों बैल रस्सी तुड़ाकर भाग रहे हैं, उन्हें पकड़ो। हीरा मोती उसकी यह मंशा या इच्छा समझकर भाग खड़े होते हैं। गया शोर सुनकर उनका पीछा करता है। अब क्योंकि दोनों बैल जब भागे तब रात का समय था और हड़बड़ाहट में जल्दबाजी में वे अपने गांव जाने के रास्ते की बजाय गलत रास्ते पर भटक जाते हैं। भटकते भटकते उन्हें जब काफ़ी समय हो गया तो दोनों को भूख सताने लगी, तो उनके रास्ते में एक मटर के खेत में वे घुस गए और अपनी भूख शांत की और पेट भर जाने के बाद दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया। अब कहानी के तीसरे अंक में रास्ते में उनका सामना एक सांड से होता है। पहले तो दोनों उससे डर जाते हैं और भागने के बारे में सोचते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति आती है कि भागना कायरता है। अब लेखक इस पंक्ति के द्वारा हमें क्या संदेश दे रहे हैं? लेखक इस पंक्ति के द्वारा हमें ये संदेश दे रहे हैं कि मुसीबतों या अत्याचार से घबराकर हमें मुंह नहीं फेर लेना चाहिए, बल्कि एकजुट होकर और डटकर उसका सामना करना चाहिए। उधर एक और पंक्ति में यह लिखकर कि सांड को संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा नहीं था, तजुर्बा मतलब अनुभव नहीं था, और संगठित मतलब एक साथ होकर के। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने सभी देशवासियों को इस पंक्ति के द्वारा यह संदेश दिया है कि हमें एक साथ मिलकर अंग्रेजी शासन का विरोध करने और आज़ादी के लिए संघर्ष करना चाहिए। अब दोनों बैल क्योंकि मिलकर सांड का सामना करते हैं तो सांड हारकर बेदम हो जाता है और गिर जाता है। मोती उसे जान से मारने के बारे में कहता है, तब हीरा कहता है कि गिरे हुए वैरी पर सींग चलाना सही नहीं है, मतलब कि हमें असहाय पर वार नहीं करना चाहिए। इसके बाद दोनों फिर से उस मटर के खेत में घुस जाते हैं। हीरा हालांकि मोती को मना करता है, लेकिन मोती उसकी बात नहीं मानता और फिर वो एक दलदल में वहाँ पर फंस जाता है। मोती को खेत के रखवाले पकड़ लेते हैं। जब हीरा यह देखता है तो वह भी वहीं रुक जाता है और वो उन दोनों को पकड़कर कांजी हाउस में बंद कर देते हैं। अब कांजी हाउस क्या है? कांजी हाउस वह जगह थी जहाँ पर आवारा पशुओं को बंदी बनाकर रखा जाता था ताकि उनकी नीलामी करके कसाई या अन्य ज़रूरतमंद को बेचकर उनसे पैसे कमाए जा सकें। नीलामी का क्या मतलब होता है? खुले में किसी की कीमत लगाई जाती है, बोली लगाई जाती है और जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है वो चीज़ उसकी हो जाती है। अब क्योंकि यहाँ पर बंदी पशु नीलाम करने के उद्देश्य से रखे गए थे, इसलिए इन पशुओं को भूखा रखा जाता था और पूरे दिन में बस एक बार पानी पिला दिया जाता था।
ताकि वो मर न जाएं। कांजी हाउस में सभी तरह के जानवर थे, भैंसें, बकरियां, घोड़े, गधे, और हीरा मोती ने देखा कि ये सभी मुर्दों की तरह वहाँ पर पड़े हुए थे। दोनों बैलों का भूख से बुरा हाल था, इसलिए दोनों बैलों ने कांजी हाउस की दीवार की नमकीन मिट्टी को चाटना शुरू कर दिया। हीरा ने देखा कि कांजी हाउस के बाड़े की दीवार कच्ची है, तो उसने मोती को उस दीवार को तोड़कर आज़ाद होने की बात कही, पर मोती का भूख से बुरा हाल था। तब हीरा ने सींग मारने शुरू किए। उसी समय बाड़े का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ गया, ये देखने के लिए कि कोई जानवर वहाँ से भाग तो नहीं गया। और हीरा की यह हरकत देखकर उसने हीरा को बहुत मारा और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। इस पर मोती हीरा से पूछता है कि तुझे क्या मिला, तूने बेवजह ही मार खाई और बंधन में भी पड़ गया। मोती जवाब देते हुए कहता है कि जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे जितने बंधन पड़ जाएं, जान भी चले जाए तो परवाह नहीं, वैसे भी तो मरना ही है। और अगर मेरे प्रयास से ये दीवार टूट जाती तो कितनी जानें बच जाती, मतलब हमारे प्रयास से ये सभी जानवर भी आज़ाद हो जाते जो यहाँ कैद हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से प्रेमचंद जी ने भारतीयों को यह संदेश दिया कि हम वैसे भी अत्याचार सह ही रहे हैं, फिर ये अत्याचार अगर अपने देश को स्वतंत्र करने के बदले क्यों ना सहें। हीरा की इन बातों से प्रेरित होकर मोती दीवार को तोड़ने का प्रयास करता है और वह दीवार टूट जाती है। अब दीवार टूट जाने के बाद बाकी सभी जानवर तो वहाँ से भाग जाते हैं, पर गधे वैसे के वैसे ही खड़े रहते हैं। वो अपने सीधे के पन के कारण अभी भी भागने से डर रहे थे, जिन्हें बाद में मोती ने सींगों से मार मार कर भगाता है। कांजी हाउस में हीरा और मोती ही बचते हैं, क्योंकि हीरा अपनी रस्सी तुड़ा पाने में असमर्थ होता है और मोती अपने दोस्त को अकेला छोड़कर जाने से मना कर देता है। यहाँ पर हीरा और मोती की सच्ची मित्रता का उदाहरण मिलता है। जब सुबह होते ही बात का खुलासा होता है तो दोनों मित्रों को कसकर बांध दिया जाता है और खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता। दोनों इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि दोनों की हड्डियां निकल आती हैं। कई दिनों बाद उनकी नीलामी की जाती है। बहुत अधिक कमज़ोर होने के कारण एक कसाई हीरा और मोती की जोड़ी को खरीद लेता है। कसाई बेहद खूंखार था और हीरा मोती आगे की कल्पना करके कांप जाते हैं। उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। बच्चों, आपको पता है कि जो पशु काम के नहीं रहते उन्हें कसाई मार करके उनके मांस, खाल, सींग, हड्डी सभी कुछ बेच देते हैं। जब वह कसाई हीरा मोती को मार्ग से ले जा रहा होता है तो हीरा मोती उस रास्ते को पहचान जाते हैं, क्योंकि ये उनके मालिक झूरी के गांव का ही रास्ता होता है। उनके दुर्बल शरीर में दोबारा जान सी आ जाती है और उनकी चाल तेज हो जाती है। गांव की सीमा आते ही दोनों बैल दौड़कर अपने थान पर चले जाते हैं और उनके पीछे पीछे वह कसाई भी वहां पहुंचता है। झूरी अपने बैलों को देखते ही खुशी से उन्हें गले लगा लेता है। जब कसाई उन्हें अपने बैल होने का दावा पेश करता है तो झूरी जवाब देते हुए कहता है कि ये बैल मेरे द्वार पर खड़े हैं, इसलिए मेरे हैं। उधर हीरा मोती कसाई को गांव की सीमा से बाहर खदेड़ देते हैं। कहानी के अंत में हीरा के ये कहने पर कि कसाई गोली मरवा देता तो मोती जवाब देते हुए कहता है कि मर जाऊंगा पर उनके काम नहीं आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, क्योंकि हम इतने सीधे हैं। इन पंक्तियों के द्वारा एक बार फिर से प्रेमचंद जी ने अंग्रेज़ों की नज़र में भारतीयों की जान की कीमत न के बराबर होने और उनके सीधेपन की ओर संकेत किया है। बच्चों, इस प्रकार यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि आज़ादी आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। संगठित या एक होकर हम किसी भी अत्याचार का सामना कर सकते हैं। इसके साथ ही नारी सम्मान
और असहाय पर वार न करने की सीख ये कहानी हमें देती है।